ठीक है गाइस, अस्सलाम वालेकुम फॉर द डेमो क्लास टुडे। और आज हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे विद द सिलेबस। सिलेबस ओवर ओवर थ्रू देखेंगे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से आंसर राइटिंग होती है और कौन कौन से टॉपिक कितनी वर्थ रखते हैं, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 ये सब हम छोड़ देंगे, हम डायरेक्टली आएंगे अपने सिलेबस कंटेंट पे जो कि हमारा टॉपिक है 6। ठीक है। टॉपिक नंबर 6 पे हम आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डिले। अच्छा, टॉपिक नंबर 6 से पहले टॉपिक नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे सिलेबस जो हमें बताता है वो हमें बताता है कि सिलेबस में है क्या क्या, कंपोनेंट एंड कंटेंट्स क्या है, व्हाट आर द कंटेंट्स इन द सिलेबस। भाई हिस्ट्री के अंदर 3 सेक्शंस है, वी ऑल नो एवरीथिंग अबाउट इट। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 आता है जिसको हम सेक्शन नंबर 1 कहते हैं, वो होता है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू द पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान मूवमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, मुगल एम्पायर आता है, डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ब्रिटिश का टेक ओवर आता है। ये सब चीजें पाकिस्तान मूवमेंट के बैकग्राउंड में आती हैं। उसके बाद इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, आप लोग मेक श्योर करो कि स्क्रीन के ऊपर है ना टच नहीं करो, कि जो है ना बार बार कर्सर हिलेगा। या एक काम ये करता हूं मैं कि आई कांट स्टॉप यू गाइस फ्रॉम डूइंग इट। आई डोंट थिंक सो एनीथिंग। अच्छा ठीक है, अभी सुनने में फोकस करो, सिलेबस लिखा हुआ देखते रहेंगे। तो उसके बाद आखिरी सेक्शन जो वो हमारा नेशनल रोड के ऊपर है, शाहजहां स्टॉप इट। कहाँ गया पेपर, पेज कहाँ गया, वेयर इज दैट पेज, वो है इट इज। ओके। सो ये कुछ चीजें ऐसे ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेमो क्लासेस वगैरह में होती है, उसके बाद नहीं होती क्योंकि सब आ नहीं सकते क्लास के अंदर। एनीवेज, फिर आता है सेक्शन नंबर 3 नेशनहुड। नेशनहुड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद क्या क्या हुआ, उसके अंदर अर्ली प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, हमारे पास पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं, हमारे पास फॉरेन जो डेवलपमेंट है, फॉरेन अफेयर्स हैं, वो सब भी आ जाते हैं। दिस इज अबाउट हिस्ट्री। ठीक है। जबकि जो एनवायरमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो हमें बात करता है ज्योग्राफी के ऊपर। द लैंड ऑफ पाकिस्तान जिसको हम टोपोग्राफी कहते हैं। आई लेट यू नो इन द एंड ऑफ द क्लास कि आप कब बोल सकते हो। अभी आप लोग सुनने में फोकस करो, सवाल और जवाब एंड में इंशाल्लाह ताला। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास वाटर रिसोर्स भी आता है, फिशिंग भी आता है, मिनरल रिसोर्सेज भी आता है, फिर पावर रिसोर्स हमारे पास एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन है, पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट है। ये हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस है पूरा। ठीक है। और ऊपर वाला हमारा हिस्ट्री का था। इसको हम लोग डिटेल में आगे जाके हम देखेंगे, उससे पहले एक चीज देख लो कि हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है। ये सिलेबस बता रहा है, सिलेबस जो सीआई ने पब्लिश किया है वो बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, ये याद रखना। देखो इट सेज कि भाई पेपर 1 जो है वो हमारा हिस्ट्री का होता है और वो 1 घंटे 30 मिनट का होता है। सर ये बात तो सबको पता है, आप कौन सी नई बात बता रहे हैं। सर मैं नई बात अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सर सबसे पहले जो सेक्शन ए होता है वो 25 मार्क्स होता है, जो कि कंपलसरी होता है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी में कंसिस्ट करता है, जिसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि हिस्टोरिकल सोर्सेज उसके अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। इधर इट वुड बी अ पिक्चर और अ ग्राफिक और अ टेक्स्ट। ठीक है। आपको उससे इंटरप्रेट करना होता है। मैं बहुत आसानी से बता दूंगा कि आंसर आपको उसको कैसे लिखना। लाइक उसमें जो लिखा हुआ उस तस्वीर में, उसमें जो आपको दिख रहा है वही आप लिख के पूरे मार्क्स किस तरीके से गेन करोगे वो मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, फिर सेक्शन बी के ऊपर बात करते हैं। भाई आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं 4 में से। ठीक है, मतलब आपका चॉइस भी आ गई है। सर अब आ जाओ असल चीज पे। ईच क्वेश्चन हैज 3 पार्ट्स। ठीक है। पार्ट 1 जो कि 4 मार्क्स का होता है। सर ये बात तो सबको पता है, 4 मार्क्स का एक सवाल होता है। सर बच्चे को बताया जाता है कि आप 4 पॉइंट्स याद कर लो, आपका 4 मार्क का पूरा हो जाएगा। सर यहाँ पे कहता है अ फैक्चुअल आंसर, जिसमें आपको फैक्ट्स प्रोवाइड करने हैं और एक शॉर्ट पैराग्राफ रिक्वायर्ड होता है बस। क्या रिक्वायर्ड होता है गाइस? 1 शॉर्ट पैराग्राफ इज रिक्वायर्ड। मैं नहीं कह रहा, ये सीआई का सिलेबस कह रहा है। ठीक है। आई होप मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही हो, लेट मी चेक इट। ठीक है, आ रही है। तो ये सीआई का सिलेबस कह रहा है कि भाई 1 शॉर्ट पैराग्राफ रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद कह रहा है 7 मार्कर के लिए आपको क्या करना होता है। भाई टीचर्स आपको ये बताते हैं कि आपने 7 मार्कर में 3 पैराग्राफ लिखने हैं, आपका आंसर बल्ले बल्ले। सर मेरी बात गौर से सुनो, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ वाला पॉइंट अपने दिमाग से अभी यहां से निकाल के यहां से निकाल दो। सच बता रहा हूं मैं, अभी नहीं निकाला फंस जाओगे। सर क्यों फंस जाएंगे हम, हमने ऐसा क्या किया जो हम फंस जाएंगे? सर आप फंस जाओगे क्योंकि सीआई इसका सिलेबस कहता है कि 1 पार्ट आपकी नॉलेज होती है और 1 पार्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड इट रिक्वायर्ड एटलीस्ट
टू पैराग्राफ, आपको 3 पैराग्राफ में भी जाने की जरूरत नहीं है। सर क्या बात बता रहे हैं, हर टीचर कहता है 3 पैराग्राफ लाजमी है। सर मैं कह रहा हूं 3 पैराग्राफ लाजमी नहीं है तो नहीं है। सर 3 पैराग्राफ लाजमी क्यों नहीं है? सर सीआईएस का सिलेबस कह रहा है जब लाजमी नहीं है तो हम क्यों इसको चेंज करें? हम क्यों टीचर्स ये बोले कि भाई 2 पैराग्राफ नहीं 3 पैराग्राफ लिखने हैं, 5 पैराग्राफ लिखने हैं, 4 पैराग्राफ लिखने हैं? इट सेज एटलीस्ट 2 पैराग्राफ रिक्वायर्ड, भले 5 पैराग्राफ लिख दो, ठीक है। इट डज नॉट मैटर। गाइस स्क्रीन के ऊपर आप अपना हाथ मत लगाओ बार बार। नेक्स्ट क्लास से मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि मैंने एनोटेशन बंद किया हुआ आप लोगों के लिए। एनीवेज सर 14 मार्क्स से सवालों बात करते हैं 14 मार्क को। It would take me a second to remove you guys, but still, Ammar, I'm so sorry. I have to put you in the meeting waiting room. ओके 14 मार्कर्स। अच्छा ये गाइस ये सिर्फ डेमो क्लास में ऐसा हो रहा है कि बार बार स्क्रीन हिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक्स वाई जी। वाओ। ठीक है 14 मार्कर की मैं बात कर रहा था भाई। 14 मार्कर के लिए पैराग्राफिंग जरूरी नहीं है, ठीक है। 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। सर इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? सर इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें सीआई रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। सीआई कहता है इट कुड बी इन कंटिन्यूस प्रोज, ठीक है, और इट कैन बी 2 पेजेस ऑफ राइटिंग, नॉट इन नोट फॉर्म। सर नोट्स में आप नहीं लिख सकते, पॉइंटर्स में आप नहीं लिख सकते, आपको एटलीस्ट 2 पेजेस लिखने, ये तो 100% कंफर्म बात है। लेकिन आप नोट फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉइंटर्स लिखते हैं ना, जैसे ये पॉइंटर्स लिखे हुए, पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये ऐसे आप आंसर नहीं लिख सकते, आपको पैराग्राफिंग करनी पड़ेगी। बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप पैराग्राफिंग कितनी लंबी करो, कितनी छोटी करो, कितना बड़ा लिखो, लेकिन इट रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट 2 पेजेस। सर 2 पेजेस के लिए आपको कंटेंट पता होना चाहिए क्या है। कंटेंट आपको नहीं पता होगा, आप नहीं कर पाओगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कंटेंट इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? कंटेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंटेंट होगा तो आपके पास राइटिंग स्किल्स होंगी, आप लिख सकोगे, वरना आप नहीं लिख सकोगे, ठीक है। ओके अब आ जाओ, ये 75 मार्क्स का हो गया हमारा पीएसटी पेपर 1, जिसे हम हिस्ट्री भी कहते हैं। ओके अब हम आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। द एनवायरमेंट ऑफ पाकिस्तान, भाई ये भी 25 मार्क्स का पेपर, 25 मार्क्स के यहाँ पे 3 क्वेश्चन होते हैं, आपको 5 में से 3 करने हैं। कितने में से करने हैं भाई? 5 में से 3 सवाल आपने करने हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट डी तक जाता है, ठीक है। और हो सकता है इसके और सब पार्ट्स हो। ज्योग्राफी मेरे ख्याल से ज्यादा आसान है हिस्ट्री से, आप लोगों के लिए भी ऐसा ही होगा बिल्कुल। लेकिन इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और ज्यादा इजी हो जाएंगी चीजें आगे, ठीक है। अब आ जाओ नोट्स के लिए, इधर हमारे पास और क्या चीजें हैं, सिलेबस एम्स आ गए, अच्छा ठीक है। अच्छा हमें असल चीज पे अब आना है, वो है सिलेबस कंटेंट। भाई सिलेबस कंटेंट पे अब हम आ गए। सिलेबस कंटेंट को थोड़ा देख लेते हैं क्या है। भाई सिलेबस कंटेंट हमें ये बता रहा है कि पहले तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। अभी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 के हाईलाइट पॉइंट बताएगा कि आपको क्या क्या डिस्कस करना होता है, क्या क्या आपको याद करना होता है, क्या क्या आपको समझना होता है। सर मेरी बात सुनो गौर से। सर सवालात कैसे आ सकते हैं? सर मेरी बात सुनो, अगर आप सवालात के थ्रू टॉपिक समझोगे आपके लिए ज्यादा आसान होगा। सर जैसे कि मैं बोलूं, यहाँ पे एक सवाल है, की क्वेश्चन, हाउ सक्सेसफुल वाज द रिलीजियस थिंकर इन स्प्रेडिंग इस्लाम इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरीज। सर अब यहाँ पे रिलीजियस स्कॉलर टॉपिक को हमें समझना है, तो सर व्हाई नॉट कि हम आंसर राइटिंग करते हुए समझें? क्या ये आसान है, या पहले टॉपिक समझें फिर आंसर करें? सर दोनों पॉइंट हम लोग करेंगे, दोनों तरीके से हम लोग करेंगे। की क्वेश्चन को हम लोग रखेंगे एज अ टॉपिक, ठीक है, और फिर उसके पैराग्राफ लिखूंगा, मैं लिखूंगा पैराग्राफ 1, आज का हमारा ये टॉपिक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम शाह वलीउल्लाह करेंगे, फिर हम अहमद शहीद बरेलवी करेंगे, उसके बाद हम लोग हाजी शरीयतुल्लाह करेंगे और उसकी फराइजी मूवमेंट देखेंगे, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसके अंदर स्पेसिफाइड कंटेंट क्या है भाई? शाह वली का रोल, उसके ही वाज नोन फॉर हिज पावर, फॉर द पावर ऑफ हिज पेन, कितनी बुक्स लिखी, कौन कौन सी बुक्स लिखी, कहाँ पे पढ़ा। अच्छा एक और बात, मेरी बात गौर से सुनो, कहाँ पैदा हुआ, किस दिन पैदा हुआ, किस महीने में पैदा हुआ, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। कहाँ पे पढ़ के बड़ा हुआ, कौन सा मदरसा खोला, नॉट इंपॉर्टेंट। उसने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये सिर्फ मैं
रिलीजियस स्कॉलर्स की बात नहीं कर रहा, ये मैं हर बंदे की बात कर रहा हूँ, इवन इफ इट्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इवन इफ इट्स अल्लामा इकबाल, इवन इफ इट्स चौधरी रहमत अली, इवन इफ इट्स जियाउल हक, कोई भी हो, आपने उसके काम के ऊपर फोकस करना है कि उसने क्या क्या काम किया, रादर देन कि वो क्या क्या कब कैसे किस जगह पैदा हुआ, कहाँ पे पढ़ा, अब्बा का क्या नाम था, अम्मी का क्या नाम था, दादा का क्या नाम था, चाचा का क्या नाम था। इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी भी नहीं है, करना भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, हम लोग इसके बाद मुगल एम्पायर की बात करेंगे। मुगल एम्पायर से पहले हम लोग देखेंगे मुगल एम्पायर था क्या, डिक्लाइन की बात होती है तो हम देखेंगे था क्या भाई, औरंगजेब ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज लेके आया जिसकी वजह से औरंगजेब या मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन की तरफ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ब्रिटिश एक्सपेंशन क्या थी, ये हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह ताला सिलेबस में, ये 2026 के बैच को मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। उसके बाद ये सवाल है की पॉइंट, व्हाट वर की क्वेश्चन, व्हाट वर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लॉन्ग टर्म वॉर कॉजेज, इमीडिएट कॉजेज आएंगे इसके अंदर, इंडिपेंडेंस मिली या नहीं मिली, बहादुर शाह जफर ने क्या किया, उसका एटीट्यूड क्या था, रोल। अच्छा, जब भी हम वॉर की बात करते हैं तो एक चीज आता है ना, सीईओ, कॉजेज इवेंट एंड आउटकम। तो हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेज पढ़ेंगे, इवेंट्स पढ़ेंगे एंड आउटकम्स पढ़ेंगे, ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सर सैयद अहमद खान के काम के बाद नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, ऑब्वियस सी बात है सबको नोट्स मिलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग करते रहेंगे, नोट्स हमें मिलते रहेंगे। सर सैयद अहमद खान आगे दोबारा से मैं वही बात कहूंगा भाई, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़ा, कितना पढ़ा, कौन सी क्लास में, कौन से कॉलेज गए, कौन सी यूनिवर्सिटी गए, इंपॉर्टेंट नहीं होता बिल्कुल भी, तो उसके ऊपर आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। ये भी हम पढ़ लेंगे। फिर आता है लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के लिए आपको 4 पॉइंट बताऊंगा, कितने पॉइंट बताऊंगा गाइस, 4 पॉइंट बताऊंगा। वो ऐसे पॉइंट होंगे कि आप बोलोगे सर दिल जीत लिया आपने। सर मैं आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि आप अपना 14 मार्क्स का लैंग्वेजेस का आंसर यूं कर लोगे 1 सेकंड के अंदर। वो एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी बता दीजिए फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। फिर आ जाओ भाई सेक्शन नंबर 2 पे। यहाँ पे हमारा अर्ली 20th सेंचुरी की बात होती है, जिसमें हम 1927 तक जाते हैं। सर डेट्स याद करना इंपॉर्टेंट है, सर डेट्स ऐसे याद करवाऊंगा कि आप लोग बोलोगे गाइस इट वाज फैबुलस। आप बोलोगे यार फैबुलस काम हो गया, बेहतरीन काम हो गया, मतलब सर देखो 1906 से स्टार्ट होगा, 1927 तक जाएगा। मुझे डेट्स बाय हार्ट याद है, क्यों याद है, फिंगर टिप्स पे मेरे क्यों है डेट्स। सर इसलिए है क्योंकि मैंने डेट्स बाय डेट्स जब पढ़ा ना तो मेरे लिए आसानी हो गई। सर 1906 में मुस्लिम लीग बनी, 1909 के अंदर मॉडल रिफॉर्म आया, 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, 1919 के अंदर मॉन्टेक चेल्सफोर्ड आया, 1927 में साइमन कमीशन आया, लाइन से चले। सही है। राउलेट एक्ट 1918 में हुआ, मिनिस्टर मसाकर 1919 में हुआ। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप लाइन से चल रहे होंगे तो आपको डेट्स आसानी से याद रहेंगी। अब मेरी बात सुनो, डेट्स याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। सर एक सवाल छोटा सा, जब आप पढ़ रहे होते हो तो उसके अंदर आप एक चीज पढ़ते हो कि यार 10 साल बाद एक नया प्लान आएगा। ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं आपके पास, जो आपने सही से पढ़ लिया तो आपको 3 टॉपिक की डेट यूं याद हो गई। सर जैसे, सर मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया 1909 किया था, क्योंकि सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था बिकॉज इंटरनेट इशू किया था। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। मैं ये बात कह रहा था, देखो जब आप टॉपिक लाइन से पढ़ रहे होते हो तो आपको पता होता है कि मेरी आवाज आ रही है ना, एम आई ऑडिबल इनफ, लेट मी नो यस और नो, मैं जल्दी से चैट में, यस ओके। देखो जब हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता होता है कैसे पढ़ना है। अब जब हमने 1909 में पढ़ा कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया और उसका एक पॉइंट है कि 10 साल बाद नया रिफॉर्म आएगा, तो 1909 प्लस 10 ईयर्स, 1919 के अंदर मॉन्टेक चेल्सफोर्ड आ गया। सर डेट्स आसान है याद करना। मॉन्टेक चेल्सफोर्ड आने से बस 1 साल पहले अमृतसर मसाकर हुआ था। अमृतसर मसाकर का रीजन क्या था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट अमृतसर मसाकर से 1 साल पहले आया था 1918 के अंदर। सर कितना आसान है। अब 1937 में 1929 के अंदर एक नया रिफॉर्म आना है, क्योंकि हर 10 साल बाद नया रिफॉर्म आएगा। मॉडल मिंटो में बोला 10 साल बाद, मॉन्टेक चेल्सफोर्ड में बोला 10 साल बाद, अब 10 साल होने वाले हैं। 1927 के अंदर क्योंकि हर दफा रिफॉर्म होता था फड्डा हो जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला सब मिलके बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिफॉर्म लेके आएंगे। 1927 के अंदर दिल्ली प्रपोजल आ गया कि आओ मिलके बैठ के बात करते हैं, नया रिफॉर्म लेके आते हैं। 1930 1929 के अंदर नया रिफॉर्म आना था, आ पाया नहीं, आ पाया, कब आया 1935 के अंदर।
सर बहुत आसान है, डेट्स याद करना, कर लेंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट कब हुई, 1919 में स्टार्ट हुई थी असल। कांग्रेस डेलीगेशंस गई थी, और फेलियर भी हुए थे। फेलियर क्यों हुए थे, गांधी ने ऐसा क्या किया था, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट के बाद हम आ जाएंगे पाकिस्तान मूवमेंट पे। जिन्ना के 14 पॉइंट्स, भाई क्यों आए, साइमन कमीशन की वजह से आए। नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन की वजह से आई। जिनात 14 पॉइंट साइमन कमीशन की वजह से आए। क्यों भाई, साइमन कमीशन आया, नेहरू ने रिपोर्ट बना दी अपोज में कि हम इसको एक्सेप्ट करते ही नहीं। नेहरू रिपोर्ट आई, जिन्ना ने बोला मैं इसको एक्सेप्ट करता ही नहीं हूँ, रिफ्यूज कर दिया। इलाहाबाद एडवर्स आया, अल्लामा इकबाल उन्होंने मिल के बैठे मुस्लिम लीग, उन्होंने बोला भाई हमें अपना स्टेट चाहिए, हमें अपना मुस्लिम लीग चाहिए। कम्युनल अवार्ड आ गया, रिजेक्ट हो गया। फिर आया 1935 के अंदर इंडियन एक्ट। फिर इलेक्शन हुए, क्योंकि इंडियन एक्ट ने बोला था इलेक्शन करवाएंगे। फिर टेनारिटी पीरियड आ गया, जहालत आ गई लोगों के अंदर, मार कुटाई आ गई, लोग मार रहे हैं एक दूसरों को। क्यों, ये सब क्यों हो रहा था, ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि कांग्रेस वॉज थिंकिंग कि मुस्लिम्स टेक ओवर कर लेंगे और मुस्लिम्स को नीचे लेके जाना है, ठीक है। फिर आ गए हम लोग 1940 से 47 तक, पाकिस्तान कैसे बना, क्या क्या हुआ, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हम लोग पाकिस्तान बनने के बाद रोल ऑफ जिन्ना, लामा इकबाल, रहमत अली, ये सब देखेंगे। ये भी आसान है, इसके अंदर क्या क्या चीज देखनी है, लिखा हुआ है उन्होंने। रोल ऑफ मुस्लिम लीग, रिलेशनशिप विद गांधी, नेहरू एंड ऑल इंडियन कांग्रेस। अल्लामा इकबाल का व्यू ऑन हिंदू मुस्लिम फ्यूचर, सेपरेटेशन, इलाहाबाद दैट वाज 1930। रहमत अली, नाउ और नेवर का पम्फलेट जो था 1933 के अंदर, पाकिस्तान का नाम, डिफरेंस बिटवीन द व्यूज, ठीक है। ये सब भी इंपॉर्टेंट चीजों में आता है। अल्लामा इकबाल चौधरी, रहमत अली का व्यू अलग अलग क्या था। फिर 1947 से लेकर 1999 तक हम लोग देखेंगे अर्ली प्रॉब्लम्स क्या थी, ठीक है। और कितने नए नए हमारे पास गवर्नर जनरल आ गए, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे, ये सारे आ गए। ख्वाजा नाजिमुद्दीन आ गए हमारे पास, लियाकत अली खान आ गए, गुलाम मोहम्मद आ गए, सिकंदर मिर्जा आ गए, अयूब खान आ गए, याया खान आ गए। ये सब चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी फॉरेन पॉलिसीज के साथ, ठीक है। और फॉरेन पॉलिसीज जब हम लोग इन सब की पढ़ रहे होंगे ना, तो हमारा आखिरी का टॉपिक जो है बिल्कुल फॉरेन पॉलिसीज वाला, फॉरेन अफेयर्स वाला, वो साथ साथ कंटिन्यू कवर हो रहा होगा, ठीक है। फिर आ गया पाकिस्तान विद पाकिस्तान रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश आ जाती है इसके अंदर। मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट आ जाते हैं, अवामी लीग आ जाती है, मुक्ति बहानी इसके अंदर आ जाता है। ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो की बात आ गई, यहाँ पे ज़ियाउल हक की बात आ गई, ये भी हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान गवर्नमेंट इन फाइनल डेकेड 19 इसके अंदर 1988 से लेके हम लोग 1999 मुशर्रफ तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुशर्रफ तक क्या हुआ था। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने वर्ल्ड अफेयर्स पढ़ने, न्यूक्लियर पावर बना पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ। अब आ जाओ ज्योग्राफी के ऊपर थोड़ा सा। देखो मेरी बात सुनो, ज्योग्राफी करने का मेरे पास एक अलग तरीका होता है। मैं रेक्टिफिकेशन नहीं करवाता, मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। मैं डायरेक्टली आप लोगों को बताऊंगा भाई ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे आप लोगों को पढ़ना है। मैथ्स में फॉर्मेट करते हो ना, मैथ्स में एक फॉर्मूला याद करते हो, राइट। इसी तरीके से मैं ज्योग्राफी में एक फॉर्मेट बनाऊंगा, उस फॉर्मेट से हर टॉपिक हो रहा होगा माइंडेड। ईच एंड एवरी टॉपिक उस फॉर्मेट से मैं करवाऊंगा, और वो होगा 198% होगा, गारंटी के साथ होगा। जिस तरीके से पहले चैप्टर के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा, जब मैं टोपोग्राफी करा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को फॉर्मेट बनवाऊंगा एक। मैं बोलूंगा भाई ये फॉर्मेट है, सबसे पहले नाम आ गया, उसके बाद उसके ड्रेनेज फीचर उसके बाद आपका रिलीफ फीचर आ गया, कैसा दिखता है, अपीयरेंस कैसी है, उसकी हाईएस्ट पीक आ जाएगी, वो पूरा फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को देख के हम लोग हर सिलेबस का टॉपिक कवर करेंगे ज्योग्राफी में। उससे फायदा क्या होता है, उसका एक फायदा है। उसका फायदा ये है कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हो, तो आपके दिमाग में आता है फॉर्मेट। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम भूल जाते हैं, उस फॉर्मेट से आपको याद आ जाएगा भाई। अगर आप बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं, क्लास 10 11 9 12 वाले, वो कहते हैं बेटा हेडिंग बता दो, बाकी मैं आंसर लिख लूंगा, ऐसे ही बोलते हैं ना। मैं आपको हेडिंग्स याद करवा दूंगा फॉर्मेट के थ्रू। जब आप वो याद कर लोगे ना, तो आप पेपर में बैठे हुए आप लिख रहे हो आंसर, आप भूलना शुरू होगा। एकदम से याद आया सर का फॉर्मेट, ड्रेनेज फीचर, नाम, हाईएस्ट पीक, रिलीफ फीचर, अपियरेंस, लोग वहां कैसे रहते हैं, लोग वहां कैसे कमाते हैं, कौन सा क्राफ्ट है, कौन सा फल वहां उगता है, फिशिंग कैसे होती है, फिशिंग का फॉर्मेट क्या है। जब वो याद आ जाएगा, आपका काम हो गया।
सीरियसली काम हो गया, ज्योग्राफी हम लोग ऐसे करें। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा अपना एक नोट्स खोल के दिखाऊंगा, और उसमें हम लोग एक पीएचडी के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, सिर्फ ज्योग्राफी के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट 1 मिनट लगेगा, लेट मी ओपन इट। ठीक है। और उससे फायदा आप लोगों को ये होगा कि आप लोगों को समझ आ जाएगा कि भाई ये फॉर्मेट है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। I have to download it, I guess. Let me download it in 1 second. 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं भूल गया इनफैक्ट डाउनलोड करना, वरना मैं कर चुका होता पहले। नोट्स। अच्छा, दूसरी बात, आप लोगों को ये एक ड्राइव का लिंक है। पेड स्टूडेंट्स को ये ड्राइव लिंक फ्री में मिल जाएगा। इसके अंदर हर टीचर के, लिटरली हर टीचर के, आई कैन शो यू ऑन स्क्रीन एज वेल। आई कैन, लेट मी चेंज द स्क्रीन शेयर एंड आई कैन शो यू गाइस के हर टीचर का यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, सी दिस। सर अली रजा के हैं, सर मेरे हैं, सर फैजान फजल, सर जुनैद, सर यूसुफ अहमद, सर सलमान हाशमी, नोट ज्योग्राफी खुद के। मैं अपने खोलूंगा फिलहाल, क्योंकि मैं अपना आप लोगों को फॉर्मेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त। टोपोग्राफी, लेट मी ओपन इट। टोपोग्राफी ओपन हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड एंड आई विल टेल यू गाइस। ये देखो, एक फॉर्मेट है, ठीक है, मेरा खुद का फॉर्मेट है। आप लोगों को अभी पता चल जाएगा फॉर्मेट होता कैसा है मेरे लिए। यार ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा, अभी तो खैर लिखा हुआ है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब हम टोपोग्राफी पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। गॉट इट। अभी हम फॉर एग्जाम्पल टोपोग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब टोपोग्राफी होता क्या है? टोपोग्राफी होता है रिलीफ प्लस ड्रेनेज फीचर ऑफ एनी प्लेस। ये आप दिमाग में डालो, टोपोग्राफी रिलीफ एंड ड्रेनेज फीचर ऑफ एनी प्लेस। कैसा दिखता है? पानी कहाँ बहता है, इजी अल्फाज में। अब देखो ये फॉर्मेट है रिलीफ फीचर के लिए। नंबर वन, उसकी लोकेशन। ये फॉर्मेट है, सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे, फिर उसकी जनरल अपियरेंस कह लो। जनरल ट्रेनिंग को हम लोग जनरल अपियरेंस कह सकते हैं। फिर उसमें हम देखेंगे भाई कौन सी माउंटेन रेंज मौजूद है, उसका नाम क्या है, उसकी एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन मतलब कंपास के हिसाब से नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, वो किस ट्रेंड में जा रहा है। मतलब वो वेस्ट में अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या नॉर्थ में अपनी हाइट इंक्रीज कर रहा है? सर ये पाकिस्तान का मैप है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहां स्टार्ट हो रहा है तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो है वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। मतलब यहाँ पे छोटे पहाड़ होंगे, यहाँ बड़े बड़े पहाड़ होंगे। ये हम लोग डिटेल में जब कर रहे होंगे तो और बेहतर तरीके से समझाऊंगा डायग्राम बना के, अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ। फिर उसकी हम लोग एवरेज हाइट देखेंगे, भाई इस रीजन की इतनी एवरेज हाइट है, हाईएस्ट पीक इतनी है, उसकी हाईएस्ट पीक की हाइट इतनी है। देखो, अब मेरी बात सुनो, कंप्यूटर में जब आप कंप्यूटर पढ़ के आए हो क्लास 6, 7, 8, 9 में, एक फ्लो चार्ट पढ़ते हो, राइट? ये एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। अब उस फ्लो चार्ट के अंदर आप देखते हो भाई, अगर ये है तो ये सब होगा, अगर ये नहीं है तो ये होगा। मतलब अगर माउंटेन्स नहीं है तो वहां पे प्लेट्यूज होंगे, अगर प्लेट्यूज भी नहीं है तो क्या वो प्लेन होंगे? प्लेन्स मतलब इंडस प्लेन्स की बात हो रही है, अपर इंडस प्लेन्स एंड लोअर इंडस प्लेन्स। अगर इंडस प्लेन्स भी नहीं है तो क्या डिप्रेशन होंगे, बेसिन्स होंगे। बेसिन मतलब पूरा हमारा इंडस प्लेन्स के बिल्कुल एंड जहां हो रहा होता है, जहां पे समंदर खत्म हो शुरू हो रहा होता है और इंडस प्लेन्स खत्म हो रहा होता है, उसको हम बेसिन्स कहते हैं। अगर वो भी नहीं है तो डेजर्ट होंगे। अगर डेजर्ट भी नहीं है तो क्या है भाई? डेजर्ट भी नहीं है तो क्या हो सकता है? डेजर्ट नहीं है तो हमारे पास पासेस हो सकते हैं और ग्लेशियर्स हो सकते हैं। और अगर इन सबके एक्सटेंडेड फॉर्मेट्स हैं, प्लेट्यूज होंगे तो क्या होगा, प्लेन्स होंगे तो क्या होगा, बेसिन्स होंगे तो क्या होगा, डेजर्ट्स होंगे तो क्या होगा, पासेस होंगे तो क्या होगा, ग्लेशियर्स होंगे तो उनका नाम क्या होगा, लेंथ क्या होगी, एसोसिएटेड रिवर क्या होगा, वैलीज होंगी तो वैलीज का क्या होगा, यू शेप होंगी, वी शेप होंगी, कैसे होगा, क्या होगा। ये सब चीजें हम पढ़ लेंगे। टोपोग्राफी इज द वर्स्ट टॉपिक जो स्टूडेंट को समझ नहीं आता, एंड माइंड इट नहीं आता। बच्चे ख्वार हो रहे होते, कहते हैं सर टोपोग्राफी समझ नहीं आता, एंड माइंड इट, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको टोपोग्राफी A स्टार वाले लेवल पे समझ आ रहा होगा, ट्रस्ट मी। और टोपोग्राफी समझ आ गया तो आपको सब समझ आ गया, क्योंकि टोपोग्राफी एक वाहिद सब्जेक्ट है जो हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट को लिंक करता है। और ये बात आप लोगों को आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। क्यों नहीं बताई होगी? क्योंकि टोपोग्राफी पढ़ाना इतना आसान नहीं होता, बच्चे को समझाना इतना आसान नहीं होता। पहला ही टॉपिक अगर टोपोग्राफी कराओगे तो बच्चा एडमिशन नहीं लगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा। ये बात मैं बहुत
फैक्चुअल बता रहा हूँ, यही होता है। बहुत सारे टीचर आपको टोपोग्राफी नहीं कराएंगे ऑन द वेरी फर्स्ट क्लास, ऑन द वेरी फर्स्ट चैप्टर। वो कहेंगे बेटा टोपोग्राफी हम लोग एंड में करेंगे, पहले हम लोग क्लाइमेट करते हैं। क्लाइमेट सबसे आसान टॉपिक है। क्लाइमेट आपको यूज समझ आता है भाई, बादल कैसे बनते हैं, ये टॉपिक हर टीचर आपको समझा सकता है, हर बच्चा समझ सकता है। ठीक है, ओके, मूव फॉरवर्ड। जनरल टेरेन की बात, जनरल फीचर्स, ड्रेनेज फीचर्स की बात करते हैं। इसका भी फॉर्मेट है। स्लोप कैसा है भाई, समंदर जो बह रहा है, जो रिवर बह रहा है, वो कौन सी डायरेक्शन में बह रहा है, उसका नाम क्या है, सीजन रिवर है या परमानेंट रिवर है। ग्लेशियर है तो कौन सा ग्लेशियर है, उसकी सोर्स क्या है, उसके पास जो पानी आ रहा है रिवर के, उसकी सोर्स क्या है। जैसे इंडस रिवर की अगर हम बात करें तो भाई K2 हमारे पास, आपकी पूरी नॉर्दर्न माउंटेन्स के जो हमारे पास वो सोर्स है फॉर इंडस रिवर। जब वो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो पानी यहाँ बनता है। ये सब हम आगे डिटेल में देखो, ये सिर्फ फॉर्मेट है। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ रफली बता रहा हूँ इस सब। ठीक है, आगे जब हम टॉपिक वाइज करेंगे तो डिटेल में बताऊंगा। अब फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कराकरम रेंज, एग्जाम्पल के तौर पे। हमने सबसे पहले उसकी लोकेशन देखी, फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले लोकेशन दिमाग में रखो, फॉर्मेट याद करना है आपने। लोकेशन देख लिया भाई, चाइना के बॉर्डर के ऊपर है। फिर अपीयरेंस, चैनल टेरन कहते हैं जिसको हम लोग, अपीयरेंस देख ली। अपीयरेंस में हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं भाई, कैसा दिखता है, रगेड लैंडस्केप है, स्नो कैप पीक्स हैं, टावरिंग माउंटेन्स हैं, वी शेप एंड यू शेप वैलीज हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एक्सटेंशन, ये रहा ना फॉर्मेट। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ये रहा। पहले हमने यहाँ पे ये सब देख लिया, माउंटेन है, माउंटेन का नाम देख लिया, नेम देख लिया, एक्सटेंशन देखनी है अब हमें। एक्सटेंशन यहाँ पे क्या लिखी हुई है, एक्सटेंशन है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा है। फिर हमने एक्सटेंशन के बाद क्या देखना है, एवरेज हाइट क्या है भाई, उसकी एवरेज हाइट यहाँ पे लिखी हुई है 6000 मीटर अबव द सी लेवल। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमने देखना है हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट कितनी है उसकी। हाईएस्ट पीक यहाँ गिवन है गॉड्सपेन ऑस्टिन मतलब K2। पीक, उसकी हाइट कितनी है, एल्टीट्यूड कितना है, 8611 मीटर अबव द सी लेवल। हमने ये सब देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे क्या यहाँ पे प्लेट्यूज हैं। नहीं सर इस एरिया में प्लेट्यूज नहीं है। प्लेन्स है, नहीं सर प्लेन्स भी नहीं है। डेजर्ट्स है, नहीं है। पासेज है, नहीं है। ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स हैं। तो ग्लेशियर्स के नाम क्या है, लेंथ क्या है, एसोसिएटेड रिवर क्या है। सर ग्लेशियर हमारे पास कौन कौन से हैं, सियाचिन ग्लेशियर है, उसकी लेंथ कितनी है, एसोसिएटेड रिवर कितना है। बियाफो ग्लेशियर है, लेंथ कितनी है, एसोसिएटेड रिवर कौन सा। हमने ये टॉपिक फॉर्मेट के हिसाब से जब हम कर रहे होंगे, यूं होगा एक सेकंड के अंदर, ट्रस्ट मी, एक एक सेकंड में होगा ये टॉपिक, टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से हम लोग करेंगे। ये मेरे आई गेस सिर्फ और सिर्फ, ये देखो पूरे ये नोट्स हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। इस तरीके से हम लोग करेंगे। एक दफा पीएसटी के नोट्स पे भी नजर मार लेते हैं, उसके बाद क्लास को हम एंड कर देंगे आज के लिए, क्योंकि आज के लिए हम लोग काफी कर चुके हैं। और लेट मी टेल यू द गुड न्यूज, बाकी सब्जेक्ट्स की फीस है 3000 रुपये। प्रोडिजी एजुकेशन में हर सब्जेक्ट की फीस 3000 रुपये। फॉर पीएचडी आई विल बी चार्जिंग विद फॉर यू गाइस 2500 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, हफ्ते में 2 या 3 दिन क्लास होगी। सिलेबस 2 दफा कंप्लीट करेंगे, मेरा वादा है। एक दफा नहीं, 2 दफा। एंड में सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए कर रहे होंगे, जहां पे हर बच्चा वर्कशॉप ढूंढ रहा होगा, हम लोग 5 रुपए कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको नोट्स, मुझे टॉपिक बोलो, मैं उसी टॉपिक के नोट्स खोलूंगा। कम ऑन जल्दी से टॉपिक लिखो यहाँ पे चैट में, मैं वही नोट्स खोलूंगा जो आप बोलोगे, जिस टॉपिक के आप बोलोगे। जस्ट नेम एनी टॉपिक, मैं उसी टॉपिक के नोट्स खोलूंगा, ताकि आप लोग देख सको कि उस नोट्स का आपको कितना फायदा होगा। कोई भी टॉपिक बोल दो, पाकिस्तान मूवमेंट है, पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ जिना है, खिलाफत मूवमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान है। कोई भी टॉपिक कमेंट में मुझे बता दो, चैट में बता दो, ताकि मैं उसी टॉपिक को आप लोगों के सामने नोट्स ओपन कर लूँ। चैट बंद नहीं है, चैट ओपन है सबके लिए, यू गाइस कैन, बट जल्दी से। 1937 इलेक्शन, अच्छा, 1937 के इलेक्शन आएंगे। 1937 में था ना, 19 पाकिस्तान मूवमेंट में आएंगे। ठीक है, इलेक्शंस खोलते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस पे जाते हैं। भाई ने रिक्वेस्ट की इलेक्शंस, तो भाई इलेक्शंस पे जाते हैं हम लोग। टाइम वेस्ट क्यों करें हम लोग अपना, मतलब हम सब अपना अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। इंडियन एक्ट आया था, इलेक्शंस किया, बैकग्राउंड है पहले।
देख लो गौर से। पहले बैकग्राउंड है, उसके बाद हमारे पास कांग्रेस रूल है, कांग्रेस रूल में बैकग्राउंड आ गया, स्टेप टेकन बाय कांग्रेस, अजान बैन कर दी, मस्जिदों पे अटैक किए गए, वंदे मातरम को अडॉप्ट कर दिया गया, विद्या मंदिर स्कीम आ गई, कांग्रेस रूल की वजह से मुस्लिम्स को क्या क्या फेस करना पड़ा, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। और ये नोट्स मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे अगर आपको टॉपिक समझना है तो, वरना तो सारे नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे नोट्स आप देख लो, पढ़ने वाला होना चाहिए आपको, पढ़ना आना चाहिए आपको, आंसर राइटिंग करनी चाहिए, आनी चाहिए भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कुछ ना करो, आप आंसर राइटिंग सीख लो, आपको सब आ जाएगा। आपको नोट्स समझने की भी जरूरत नहीं होगी अगर आपको आंसर राइटिंग आ गई तो। ठीक है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। ओके, मैं असल में एक छोटी सी स्नैप बना रहा था क्योंकि मुझे प्रोडिजी एजुकेशन के इंस्टाग्राम पेज पे भी डालनी है, सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन क्लास कंडक्टेड फाइनली। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, इसी में देख लेते हैं आगे। नीचे क्यों नहीं हो रहा? हो गया, अच्छा ये एंड है। ठीक है, स्टेप टेकिंग बाय कांग्रेस यहाँ पे एंड हो रहा है, इसी पे यहाँ पे इवन मुस्लिम मास कैंपिंग हुई और ये सब हुआ। उसके बाद ये कंटिन्यू होगा पाकिस्तान 39 के बाद 40 से 41 में आएगा। ये टॉपिक्स असल में लाइन से नहीं है, आई कैन नॉट सी नीचे क्या है क्योंकि ये आया हुआ है नीचे मेरे पास मीटिंग शेयर। आई गेस आई कैन मूव इट, आई कैन। ये आ गया यहाँ पे। यहाँ पे रूल खत्म होगा पाकिस्तान का। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी पे भी खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को, हाउ सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पे क्विट इंडियन मूवमेंट हुआ, ये सब चीजें, डे ऑफ डिलीवरेंस हुआ। डे ऑफ डिलीवरेंस क्यों हुआ था भाई? कांग्रेस जब, कांग्रेस का रूल जब एंड हुआ था, जब हुआ था। अब अब इतनी रिक्वेस्ट नहीं करो, क्या क्या दिखाना है, काफी नोट्स दिखा दिए। और अब मैं लास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आप लोगों ने बोलता वो दिखाया था, जस्ट फॉर यू, जस्ट बिकॉज यू गाइस सेड इट। आरटीसी, आरटीसी, अच्छा वर्ल्ड अफेयर्स देख लो, सब छोड़ो, ये देख लो। जो आप लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलात होती है ना जिस टॉपिक में, वो टॉपिक का नाम है वर्ल्ड अफेयर्स, जिसमें आप फॉरेन अफेयर्स पढ़ते हो। ये देख, इससे आसान मैं लिख नहीं सकता था। बैकग्राउंड है, यूएनओ के साथ है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, सेक्रेटरीट है, ओआईसी के साथ है, यहाँ पे मौजूद रशिया के साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, डेट्स के हिसाब से सब कुछ। तो आपको इससे आसानी क्या होगी भाई, याद रहेगा ये हुआ ऐसे हुआ, ये हुआ ऐसे हुआ, सेंटो हुआ, सीटो हुआ, ज्वाइन किया, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ। पॉइंट है उसमें बेहतरीन तरीके से नोट्स लिखे गए। ठीक है, रशिया के साथ आ गए, चाइना के साथ रिलेशनशिप्स आ गए, बांग्लादेश के साथ आ गए। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास करते हैं एंड। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इंस्टाग्राम prodigyeducation.pk, number one. Number two, IDC_Aways. You guys can tag me, take the screenshot of this class or whatever. एंड एक और बात ये याद रखना, देखो अभी रजिस्टर करोगे फायदा होगा, एंड में रजिस्टर करोगे नुकसान होगा। अभी फीस ऑफर कर रहा हूँ 2500, एंड में इतनी फीस ऑफर नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा फीस हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, टाइम के साथ फीस भी इंक्रीज हो जाती है। सेकेंडली, कुछ समझ ना आया हो, कुछ डिस्कस करना हो, यू गाइज हैव माई व्हाट्सएप नंबर और आई कैन राइट इन द चैट, 033098299829। रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हो 2500 पर सब्जेक्ट, नो सॉरी फॉर पीएसटी, 3000 रुपीज पर सब्जेक्ट। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट भी लेना है तो आप ले सकते हो। थर्डली, डू मेक श्योर आप लोग इंस्टाग्राम पे टैग वैग कर दो थोड़ा सा। और कैसी लगी क्लास, इसका रिव्यू जरा दे देना मुझे, ताकि देखो मेरे लिए एक ही मोटिवेशन है, मैं काम पैसा बनाना नहीं है, कम्युनिटी सर्विस एक मेन ऑब्जेक्टिव है। क्या? इंस्टाग्राम अकाउंट IDC_Aways एंड prodigy_education.pk, जहां पे आपको लिंक मिला था वहीं पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जहां से भी लिंक मिला था। ठीक है, क्लास किसी वक्त भी एंड होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल इन रजिस्टर्ड बैच। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।